जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माता रानी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको जगह जननी श्री माता वैष्णव देवी जी के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। अगर आप माता रानी के दर्शन करने जम्मू आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह वीडियो आपकी वैष्णव देवी यात्रा में काफी हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए और इनके क्या रेट्स रहते हैं, यात्रा करने का सही तरीका क्या है, यात्रा के लिए कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है, यहाँ पर घोड़े, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार और हेलीकॉप्टर के क्या क्या रेट हैं, RFID कार्ड कहाँ बनेगा, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के अंत में बात करेंगे इस पावन यात्रा को करने में आपका कुल कितना खर्चा आएगा। तो यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें ताकि इस यात्रा की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपसे मिस न हो जाए। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। माता वैष्णो देवी का भवन भारत के जम्मू शहर के पास कटरा नगर में पड़ता है। कटरा से आप 14 किलोमीटर की चढ़ाई करेंगे तो आप माता वैष्णो देवी के भवन वहाँ दर्शन करने जा सकते हैं। तो कटरा पहुँचने के लिए आपके पास 3 मार्ग है, बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन और बाय रोड। अगर मैं सबसे अच्छे मार्ग की बात करूँ तो वो है बाय ट्रेन। तो अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कटरा आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कटरा का डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप जम्मू तवी आ सकते हैं। वहाँ से आपको कटरा के ट्रेन इजीली मिल जाएगी। अगर जम्मू तवी से कटरा का ट्रेन टिकट की बात करें तो वो आपको 60 से 100 रुपया में मिल जाएगा। आप चाहें तो बस के थ्रू भी कटरा पहुंच सकते हैं, जिसका बस टिकट 100 से 150 रुपया है। और अगर आप बाय एरोप्लेन आना चाहते हैं तो कटरा से सबसे नजदीक एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट है, जहां से कटरा की दूरी 49 किलोमीटर है। तो आप यहां से टैक्सी या बस के थ्रू कटरा पहुंच सकते हैं। तो अब आप अच्छे से कटरा पहुंच चुके हैं। तो अब हम जानते हैं यहाँ रुकने की व्यवस्था के बारे में। तो आप यहाँ प्राइवेट होटल्स में रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको 600 से 2500 पर नाइट के हिसाब से अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। अगर आप बजट में रूम लेना चाहते हैं तो आप बस स्टैंड के पास कटरा मेन मार्केट में या फिर हेलीपैड रोड पे होटल्स ले सकते हैं। यहाँ पर 600 से 700 में होटल्स स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप लग्जरी में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ आपको लग्जरी होटल्स 2000 से 10,000 के रेंज में लग्जरी होटल्स भी मिल जाएंगे। अगर आप अच्छा और बजट होटल लेना चाहते हैं तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित निहारगा कॉम्प्लेक्स में रूम ले सकते हैं। बस स्टैंड के अंदर ही निहारगा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। दोस्तों, जो रूम आपको अदर होटल्स में 2000 से 2500 में मिलते हैं, निहारगा कॉम्प्लेक्स में उसी फैसिलिटी का यहाँ पर 1200 से 1400 में बड़े आसानी से मिल जाता है। बोले तो सीधे आधे रेट में। निहारगा कॉम्प्लेक्स में आपको डॉर्मेट्री भी मिल जाती है, जहाँ पर आपको मात्र 200 रुपया पर बेड और लॉकर मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं RFID कार्ड क्या है, RFID कार्ड का क्या काम है और आप अपना RFID कार्ड कहाँ कहाँ बना सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं RFID कार्ड क्या है। तो RFID कार्ड एक स्मार्ट कार्ड है, जिसे आप यात्री कार्ड भी कह सकते हैं। यह कार्ड सभी यात्रियों को दिया जाता है और यह कार्ड यात्रा के दौरान आपकी सुरक्षा और सुविधा के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं RFID कार्ड का क्या काम है। तो RFID कार्ड आपकी यात्रा को ट्रैक करता है, जिससे आपकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। और आप अगर कोई परेशानी में फंस जाते हैं तो इस कार्ड के थ्रू आपको ट्रैक करके आप तक पहुंचा जा सके और आपकी जल्द से जल्द मदद की जा सके। आई होप आपको RFID कार्ड के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल चुका होगा। और दर्शन के वक्त भी ये RFID कार्ड चेक किए जाते हैं और बिना इस कार्ड के एंट्री नहीं मिलती। और जब आप रोपवे का यूज करेंगे तब भी RFID कार्ड मांगा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं आप अपना RFID कार्ड कहाँ कहाँ बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जम्मू उतर रहे हैं तो जम्मू स्टेशन के बाहर वैष्णो धाम बना हुआ है। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ अपना RFID कार्ड बना सकते हैं। अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन आ रहे हैं तो आप यहाँ पर भी अपना RFID कार्ड बना सकते हैं, या फिर आप कटरा बस स्टैंड पर बने हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। और अगर आप ताराकोट मार्ग से यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ भी RFID कार्ड बनते हैं, तो आप वहाँ भी बनवा सकते हैं। RFID कार्ड बनवाने में कोई पैसा नहीं लगता है या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दोस्तों, RFID कार्ड बनवाने के लिए आपके आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो आप जब अपने सिटी से निकले तो आधार कार्ड लेकर आए। दोस्तों, जैसे ही आप वैष्णो देवी पहुँचेंगे तो आपका जो पर्सनल नंबर है, अगर वो पोस्ट पेड नहीं है और जम्मू से बाहर का नंबर है तो वह यहाँ नहीं काम करेगा। तो यही कटरा में आपको यात्री सिम मिल जाएगी, जो आपको
300 रुपया में 1 GB पर डे के हिसाब से मिल जाएगी, जो 28 दिन के लिए होगी। तो आपको कटरा में किसी भी मोबाइल रिचार्ज शॉप में आ जाना है और यहाँ से यात्री सिम ले लेना है। अब आप होटल भी ले लिए, RFID कार्ड भी बनवा ली और आप यात्रा सिम भी खरीद ली। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं सबसे जरूरी बात कि माता वैष्णो देवी जी के भवन तक के यात्रा के लिए आपको कौन सा मार्ग सबसे अच्छा रहेगा। दोस्तों, यात्रा के लिए यहाँ 2 मार्ग बने हैं। एक पुराना मार्ग जिसे बाणगंगा मार्ग कहते हैं। दोस्तों, इस मार्ग के लिए आपको कटरा चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पूरी करके बाणगंगा चेक पोस्ट पर आना रहता है। फिर चरण पादुका मंदिर होते हुए 6 किलोमीटर यात्रा पूरा करके आप अर्धकुमारी मार्ग पहुँचते हैं। फिर आप हिमकोटी मार्ग पर 5.5 किलोमीटर की दूरी पूरा करते हुए टोटल 13 किलोमीटर की यात्रा करके माता के भवन में आराम से पहुंच जाएंगे। और हमारा दूसरा मार्ग है नया ताराकोट मार्ग, जो कटरा बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं से हमारा नया ताराकोट मार्ग शुरू होता है। फिर माता रानी के लंगर से होते हुए हम लोग 7 किलोमीटर की दूरी पूरा करके अर्धकुमारी मार्ग और हिमकोटी मार्ग पहुँचते हैं। फिर हिमकोटी मार्ग से 5.5 किलोमीटर की दूरी पूरा करके हम लोग माता के भवन में बड़े आसानी से पहुँच जाते हैं, जिसमें टोटल 15 किलोमीटर का यात्रा करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप घोड़ा, पालकी और पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो बाणगंगा मार्ग से अपनी यात्रा प्रारंभ करें। यहीं पर आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं इन सब के रेट्स के बारे में। तो अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो बाणगंगा से अर्धकुमारी तक के रेट 650 है। और अगर आप बाणगंगा से माता रानी के भवन तक जाना चाहते हैं तो आपसे 1200 से 1300 लेते हैं। मेरा आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चलने में सक्षम है तो आप पैदल ही यात्रा करें, इन जानवरों को कष्ट ना दें। और अगर आप चलने में सक्षम ना हो तो ही आप इन जानवरों की सहायता से पहुँचे। तो अब बात करते हैं, अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो बाणगंगा से अर्धकुमारी तक के रेट 1800 से 2000 लेते हैं। और अगर आप बाणगंगा से माता रानी के भवन तक जाना चाहते हैं तो 3500 से 4000 लेते हैं। और ये रेट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। और बच्चों के लिए ट्रॉली की बात करें तो यह एक तरफ का 300 रुपया चार्ज करते हैं। और अगर आप जाने आने दोनों तरफ के लिए लेना चाहते हैं तो 500 से 600 रुपया चार्ज करते हैं। ये सारे रेट्स बढ़ भी सकते हैं, तो आप इन्हें बुक करने से पहले रेट्स को कंफर्म कर ले, उसके बाद ही इन सब पर बैठें। अगर आप हेलीकॉप्टर से माता रानी के भवन जाना चाहते हैं तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपको हेलीकॉप्टर मिलेंगे कटरा में, जो आपको उतारेगा सांझी छत पे, जहाँ से माता रानी के भवन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप यहाँ से घोड़े से जा सकते हैं या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर के रेट्स की। तो हेलीकॉप्टर का एक तरफ का किराया आपको 2000 रुपया पड़ेगा। और अगर आप दोनों तरफ का करवाना चाहते हैं तो 3500 से 4000 लगेगा, जिसकी बुकिंग आप कटरा में स्थित हेलीकॉप्टर टर्मिनल में कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप हेलीकॉप्टर बुकिंग माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ही कराएं, क्योंकि हेलीकॉप्टर बुकिंग 1 महीना वेटिंग में चलती है। तो आपको 1 महीना पहले ही इनके वेबसाइट से बुकिंग करवाना होगा। तो दोस्तों, अगर आप घोड़े और पालकी के भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं और साफ सुथरा पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए ताराकोट मार्ग सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। इस मार्ग पर घोड़ों से बचकर चलने का प्रॉब्लम भी नहीं है और ना ही यहाँ कोई खड़ी चढ़ाई है, और बहुत ही सुंदर और साफ मार्ग बनाया गया है। दोस्तों, पैदल यात्रा के लिए ये सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो मेरा यही सजेशन है कि आप अपना पैदल यात्रा ताराकोट मार्ग से प्रारंभ करें। तो दोस्तों, आज हम इसी मार्ग से माता वैष्णो देवी की इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं ताराकोट मार्ग से इस पावन यात्रा को। रास्ते में आपको पीने के पानी मिल जाएंगे, जिसमें आप ठंडा या गर्म दोनों तरह के पानी ले सकते हैं। और यहाँ जगह जगह पर खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और यहाँ पर जगह जगह पर टॉयलेट की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाते हैं, जो काफी साफ सुथरे होते हैं। तो दोस्तों, 3 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम आ चुके हैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित लंगर के पास में। यहाँ आप दाल चावल ग्रहण करें और लंगर के पीछे आपको एक सुंदर पार्क भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ आप कुछ समय बैठकर आराम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ समय आराम करने के बाद आप जय माता दी के नाम लेते हुए निकल जाइए आगे की ओर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रास्ते में आपको कई रेस्ट पॉइंट मिल जाएंगे, जहां बैठकर आप आराम कर सकते हैं। आप आराम करते, खाते पीते और माता रानी के नाम लेते आ जाइए अर्धकुमारी, जो लंगर से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अर्धकुमारी के बारे में। दोस्तों, अर्धकुमारी के नीचे जो गुफा है, उसी गुफा में देवी माँ ने 9 महीने छिप के समय बिताए थे, जब भैरव बाबा ने उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे आए थे। दोस्तों, आपको इस गुफा में जाना रहता है दर्शन के लिए। यहाँ दर्शन के लिए एक बार में 50 लोग जा सकते हैं।
हैं, जिसके लिए पूरे ग्रुप को 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो जब आप यहाँ आएंगे तो मंदिर के साइड में पर्ची काउंटर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आपको पर्ची ले लेना है। उस पर्ची में दर्शन के लिए नंबर लिखा होगा और वो नंबर भक्तों की संख्या पे डिपेंड करता है। सपोज डेट अगर आपका नंबर 410 आता है और करेंट नंबर स्क्रीन पे 201 से 250 शो कर रहा है, तो आपका नंबर अगले 150 लोगों के बाद जब 401 से 450 शो करेगा तब आपका नंबर आएगा। आपको आपका नंबर कितने घंटे बाद आएगा वो आपको पर्ची काउंटर पर पूछने पर पर्ची काउंटर वाले आपको बता देंगे। दोस्तों, अगर आपको दर्शन के लिए 8 से 12 घंटे या उससे ज्यादा का समय लग रहे हैं तो आप पहले माता रानी के भवन दर्शन करने चले जाइए और आते वक्त अर्धकुमारी में दर्शन कर लें। लेकिन अगर आपका 4 से 6 घंटे में नंबर आने वाला है तो आप यहाँ रुक के दर्शन कर लें, उसके बाद माता रानी के भवन की ओर बढ़ें। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं अर्धकुमारी में आप कैसे रुक सकते हैं और यहाँ ठहरने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ श्राइन बोर्ड के रूम्स और डॉर्मेट्री देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ एक दिन रुकना चाहते हैं तो आप श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर रूम बुकिंग कर ले। सपोज डेट आपको रूम भी नहीं मिलता और डॉर्मेट्री भी नहीं मिलता तो यहाँ एक बड़ा हॉल है जहाँ आपको कंबल दे दिए जाएंगे 100 रुपया में, और आप जब भी कंबल वापस करेंगे तो आपका 100 रुपया भी वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरह से यहाँ फ्री में कंबल दिए जाते हैं रुकने के लिए। तो यहाँ आपको रुककर वेट करना है आपका नंबर आने का, और जब आपका नंबर आ जाए तो आपको आ जाना है गुफा के पास और उसके बाद आप गुफा में प्रवेश कर जाएं। इस गुफा को गर्भजून गुफा कहते हैं। इस गुफा को गर्भजून गुफा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गुफा का आकार माँ के गर्भ की तरह है। इस गुफा में मोटा से मोटा इंसान भी निकल जाता है। कहते हैं जो इस गुफा से निकल जाता है वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। अगर वो जीवन जीता भी है तो उसका जीवन सुखमय होता है। तो आपको इस गुफा में माता रानी के दर्शन कर लेना है। उसके बाद आप निकल जाइए ताराकोट मार्ग पकड़कर हिमकोटी होते हुए माता रानी के दरबार की ओर। आपको हिमकोटी से बैटरी कार की भी सुविधा मिल जाती है। आप बैटरी कार को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों से बुकिंग करा सकते हैं और बैटरी कार से सफर करके आप भवन तक जा सकते हैं। दोस्तों, रास्ते में आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तरफ से संचालित भोजनालय देखने को मिल जाएंगे, जहां जाकर आप बहुत कम रेट में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आराम करते खाते पीते और जय माता दी का जयकारा लगाते हुए आप पहुंच जाइए माता रानी के भवन के पास में। यहाँ आपको नहाने की भी सुविधा मिल जाएगी, जिसमें जेंट्स के लिए अलग बाथरूम बने हैं और लेडीज के लिए अलग बने हुए हैं। इसके साथ आपको यहाँ लॉकर भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आप अपने सामान को रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने सामान को लॉकर में रख दें और नहाने चले जाएं और नहा धोकर फ्रेश होकर आप अपने सामान और फोन को यहाँ लॉकर में छोड़ दें। और अगर आप चमड़े के बेल्ट पहने हैं तो वो भी खोल के रख दें, क्योंकि ये सब माता रानी के दरबार में अलाउ नहीं है। तो आप ये सब को लॉकर में रखकर आप आ जाइए माता रानी के भवन में और लाइन लगकर गुफा में प्रवेश करें। माता रानी यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है। आप माता रानी के पिंडी रूप में दर्शन करें और अपनी मनोकामना मांगे। माता रानी आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको दर्शन करने में रात हो जाती है और आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप काउंटर से कंबल ले लीजिए। कंबलों के लिए आपको 100 रुपया का चार्ज देना रहता है और आप जब भी कंबल वापस करेंगे तो आपका 100 रुपया भी वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बने भवन में भी आप रुक सकते हैं। यहाँ पर काली भवन, पार्वती भवन और भी कई भवन बने हुए हैं। आपको यहाँ बेड की भी सुविधा मिल जाती है, जिसके चार्ज बहुत कम 150 से 200 रुपया रखे गए हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने को रहता है। अगर आप माता वैष्णो देवी यात्रा पर आते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन के बिना ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। मेरे भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी प्रार्थना अधूरी मानी जाएगी। जय माता दी। तो आप माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने निकल जाइए। भैरव मंदिर माता रानी के भवन से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यह रास्ता बहुत ही सीधी और खरी है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप पैदल जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चलने में सक्षम नहीं है तो आप घोड़े से जा सकते हैं, जिसका चार्ज 400 से 500 रहता है। और यहाँ रोपवे की भी सुविधा देखने को मिल जाती है, तो आप रोपवे के थ्रू भी भैरव मंदिर जा सकते हैं। रोपवे सुबह 6:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक चलती है। तो अगर आप रोपवे के थ्रू भैरव बाबा के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ इसी टाइम में आना होगा। राउंड ट्रिप के लिए रोपवे का टिकट 100 से 150 रुपया रहता है। आप भैरव मंदिर जाइए और भैरवनाथ के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए। भैरव बाबा आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। भैरव घाटी से आप बहुत ही खूबसूरत नजारों को देख सकते हैं और यहाँ से आपको माता रानी के अलौकिक भवन दिखाई देता है, जिसका सुंदरता देखने लायक होता है। दोस्तों, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे नीचे की ओर। दोस्तों, जब आप
आप रोपवे के माध्यम से नीचे आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप माता रानी के भवन की ओर खींचे चले आ रहे हैं। दोस्तों ये पल आपके लाइफ का सबसे खुशनुमा पल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए आपको कितने दिनों का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों 2 दिन आपको यात्रा में लगेगी और ये भक्तों की संख्या पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा रही तो आपको और भी ज्यादा दिन लग सकते हैं और कम भीड़ रही तो आप 1 दिन में भी यात्रा कर लेंगे। तो हम मोटा मोटी 2 दिन का टाइम लेते हैं और 1 दिन होटल में रुकने के लिए लेते हैं। तो दोस्तों आपको इस यात्रा को करने के लिए 3 दिन का प्लान बनाना चाहिए। अब बात करते हैं वैष्णो देवी यात्रा में आपका संपूर्ण बजट के बारे में। आपको इस पावन यात्रा को करने में कुल कितना खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों आपको इस पावन यात्रा को करने में 2000 से 4000 खर्चा आ जाएगा। मैंने इस खर्चे में कोई भी ट्रेन टिकट या बस टिकट को नहीं जोड़ा है। आप ट्रेन टिकट और बस टिकट के खर्चे को अलग से जोड़ लें। मैंने इस वीडियो में वैष्णो देवी यात्रा के सारे चीजों को कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप माता वैष्णो देवी यात्रा के बाद द्वारका धाम यात्रा का प्लान बनाने वाले हैं तो सामने स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है, इस वीडियो में मैंने द्वारका धाम यात्रा के A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर किया हूँ। तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके द्वारका धाम यात्रा के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे वहीं।